डॉक्टर रोहित, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं आप। दरअसल बहुत सारे लिसनर्स को पता नहीं होगा ऑन्कोलॉजिस्ट होता क्या है। एक्चुअली ऑन्कोलॉजिस्ट एक कैंसर का डॉक्टर है। तो कैंसर का डायग्नोसिस, कैंसर का ट्रीटमेंट और कैंसर का फॉलोअप और जो भी ट्रीटमेंट का कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके हिसाब से हम डील करते हैं। जी, ये बताएं कि कैंसर के लिए डील करने के लिए कुछ चीजें अलग होती है या सामान्य चिकित्सक भी कर लेता है? नहीं, एक्चुअली यही मिस्टेक होता है कि अगर सामान्य चिकित्सक जो नॉर्मल डॉक्टर्स है, अगर उसको कैंसर का कोई भी डाउट है, अगर ऑन्कोलॉजिस्ट को रेफर करेंगे तो एक्चुअली हम ठीक तरह का डायग्नोसिस, ठीक तरह का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर नॉर्मल डॉक्टर्स आगे जाकर सर्जरी भी करे तो क्या होता है, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस होता है। जो आगे का ट्रीटमेंट होता है उसमें बहुत तकलीफ होता है हमको देने के लिए। जी, डॉक्टर रोहित ये बताएं कि ये स्पेशलाइजेशन क्या भारत में बहुत कम लोगों के पास है? हाँ, एक्चुअली मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो जब मैं ज्वाइन किया था मेडिकल ऑन्कोलॉजी को, सिर्फ इंडिया में सिर्फ 75 सीट्स थे आउट ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 बिलियन पीपल। देयर वर जस्ट 75 मेडिकल ऑन्कोलॉजी सीट्स। सो डेफिनेटली बहुत कम लोग हैं। पर अभी उदयपुर में बहुत देयर इज अ बिग इम्प्रूवमेंट इन ऑन्कोलॉजी केयर। आई एम वर्किंग फॉर GBH अमेरिकन एंड वी हैव अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव ऑन्कोलॉजी केयर सेंटर जो है। रेडिएशन भी है, सर्जरी भी है, सारा वेरी वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स है। तो अभी बहुत इम्प्रूवमेंट है। 10 साल पहले अगर हम कंपेयर करेंगे तो अभी बहुत इम्प्रूवमेंट है। पर यस, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। So this is a proud moment for Radio Lake City that we have one of the oncologists with us. डॉक्टर रोहित बताएं कि कैंसर को लेकर ज्यादातर पेशेंट्स आपके पास इस इलाके में किस चीज के आते हैं? एक्चुअली क्या है कि वो डिफर होता है। अगर यू सी इन द मेल पीपल तो टोबैको रिलेटेड कैंसर्स बहुत कॉमन है। हमारा इसोफेजियल कैंसर या ओरल कैविटी कैंसर या लंग का कैंसर, जो भी टोबैको रिलेटेड कैंसर्स बहुत कॉमन है मेल्स में। और फीमेल्स में ब्रेस्ट और जो सर्विक्स कैंसर्स वो बहुत कॉमन है। जी, ये हम बताएं कि ये टोबैको रिलेटेड कैंसर्स पुरुषों में ज्यादा होते हैं, तो क्या कारण होते हैं और किस किस उम्र के लोगों में ये ज्यादा दिखाई देते हैं? एक्चुअली टोबैको रिलेटेड कैंसर जब हम देखते हैं तो एटलीस्ट अबाउट 20 to 30 इयर्स ऑफ टोबैको यूजेज जब होता है तो टोबैको रिलेटेड कैंसर्स का आना बहुत कॉमन है। तो यूजुअली ये 50 के ऊपर आता है। पर कुछ पेशेंट्स में अगर टोबैको का यूजेज बहुत कम एज पर शुरू किया है, 10-15 में शुरू किया, तो हम उससे कम भी देख सकते हैं। जी, ये बताएं कि क्या हर तंबाकू का सेवन करने वाले हर व्यक्ति को कैंसर होता है? नहीं, 100% नहीं है। पर जो कैसा बोलते हैं, रिस्क जो कैंसर का मिलना वो 10 गुना ज्यादा है। गारंटी, अगर आप टोबैको यूज करते हैं तो गारंटी आपको कैंसर मिलेगा वो नहीं बता सकते। पर आपका रिस्क जब जनरल पॉपुलेशन में कंपेयर करेंगे तो 10 गुना ज्यादा हो सकता है। क्या एडवाइस देंगे लोगों को कि ये रिस्क 10 गुना से 0% हो जाए? स्टॉप टोबैको। टोबैको को जो कंजम्पशन करते हैं उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेज होते हैं कि साहब हम लोग जो है कभी कभार सिगरेट पी लेते हैं या कभी कभार गुटखा खा लेते हैं। तो बताएं कि ये रिस्क सब में बराबर है, कम सेवन करने वाले में भी उतनी है या रेगुलर स्मोकिंग करने वाले या टोबैको च्यू करने वाले लोगों में ज्यादा है? एक्चुअली देयर इज अ रिलेशनशिप है। जितना ज्यादा आप स्मोक करते, जितना ज्यादा आप टोबैको कंज्यूम करते, आपका रिस्क उतना ही ज्यादा होता है। जी, बताएं कि ये जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं किस स्टेज में ज्यादा आते हैं? क्या शुरू में ही इनको अंदेशा हो जाता है कि हमें कैंसर है, या बाद में आते हैं तो शायद कैंसर में कहते हैं कि जितना लेट डायग्नोस होता है उतनी ज्यादा दिक्कतें होती हैं? वही एक्चुअली इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि जो भी पेशेंट्स है, जब तक दर्द नहीं होता है, जब तक कोई श्वास लेने में कष्ट होता है, जब तक उतना ज्यादा सिम्टम्स है, पेशेंट्स डॉक्टर को ही नहीं आते। अगर कोई गांठ भी है तो वो सोचते हैं कि ये गांठ चला जाएगा कुछ समय में। अगर कोई भी छोटा गांठ हो, किधर भी हो, तो एक डॉक्टर को कंसल्ट करो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ऑन्कोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो, मैं बोल रहा हूं आपका लोकल डॉक्टर के पास जाओ। वो एग्जामिन करेगा और देखेगा कि ये सीरियस है, फिर ऑन्कोलॉजिस्ट को रेफर करने दो। नहीं सीरियस है तो आपको घर भेजेंगे। पर अभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है सारा जगह, तो डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर इंडिया में वो नहीं होता है, इसलिए मोस्ट कॉमनली टोबैको रिलेटेड कैंसर्स में हम स्टेज 3 और स्टेज 4 में ही देखते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर भी जो एक गांठ से प्रेजेंट करता है ब्रेस्ट में, जो किसी को भी जब व्हेन हैविंग बाथ दे कैन जस्ट सेल्फ एग्जामिन द ब्रेस्ट एंड उसको पता चलता है कि ये कुछ गांठ है मेरा ब्रेस्ट में, पर वो छोड़ते हैं। जब तक दर्द नहीं शुरू होता है पेशेंट अस्पताल को नहीं आता है। इसलिए जब दर्द शुरू होता है तो 3रा या 4th स्टेज में होता है। ये बताएं डॉक्टर रिबेलो कि जो गांठ आप बताते हैं, जो कैंसर की गांठ हो सकती है, एक तो ये कि
ज्यादातर गांठें या जितनी भी गांठें हमारे शरीर में कभी होती है, छोटा बड़ा मस्सा भी, क्या वे कैंसर का ही प्रमाण होती है? एक बात। और दूसरी बात, क्या कैंसर की हर गांठ में दर्द होता है? नहीं, एक्चुअली वही प्रॉब्लम है कैंसर का कि मोस्ट कैंसर का गांठ में दर्द सिर्फ लेटर स्टेजेस में होते हैं। यूजुअली कैंसर जब प्रेजेंट करता है तो यूजुअली पेनलेस दर्द नहीं होता है। तो और सारा, मैं नहीं बोल रहा हूं कि बच्चे में कुछ समय गांठ होते हैं, जब नेक में गांठ होता है तो वो इन्फेक्शन से भी हो सकता है। या हम जो खेती में काम करते हैं तो उसको एक ग्रॉइन एरिया में अगर गांठ होते हैं तो वो क्या है कि खेती का काम से हो सकता है। पर जो भी थोड़ा बड़ा गांठ हो, जो नहीं चलता है, 3 महीने में नहीं चलता है, 3 महीने में ज्यादा हो रहा है, जो भी बड़ा हो रहा है, तो वो एक्चुअली कैंसर का गांठ ही हो सकता है। एक बार डॉक्टर को आकर चेक कर लो, एक FNAC कर सकते हैं, वो बहुत सिंपल टेस्ट है, 400-500 रुपया में होता है। उसमें ठीक से पता चलता है कि ये इन्फेक्शन से हो रहा है, टीबी से हो रहा है या कैंसर से हो रहा है। महिलाएं, बहुत सारे मामलों में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर्स में से एक है, लेकिन थोड़ा सा संकोची मान लीजिए या भारतीय एक परंपराएं मान लीजिए कि महिलाएं डॉक्टर के पास जाने से, जांच करवाने से और खुद की जांच करने से घबराती हैं। क्या सुझाव देंगे? क्या कुछ करना सच में अनिवार्य है? और क्या 100% महिलाओं में से कितने प्रतिशत महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हमारे यहाँ आमतौर पर होता है? एक्चुअली वो हम पर मिलियन पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं, तो जो सिटीज में होते हैं तो इट कम्स अप टू अबाउट 40 पर मिलियन पॉपुलेशन। अगर आप रूरल एरियाज में देखते हैं तो इट कम्स अप टू अबाउट 25 पर मिलियन पॉपुलेशन। वो होता है हमारा इंसिडेंस ऑफ कैंसर। पर क्या है कि अगर कंफर्ट लेवल्स थोड़ा कम है तो आपका गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ, जो गायनेकोलॉजिस्ट के पास ब्रेस्ट एग्जामिन करो, गायनेकोलॉजिस्ट भी ट्रेंड हुए हैं, देन वो जो भी सिम्टम्स है वो पिकअप करेंगे और फिर आगे अगर वो उसको मान लीजिए सीरियस है तो एक FNAC करेंगे। FNAC कर फिर हमें एक दिन में रिपोर्ट मिलेगा और फिर ऑन्कोलॉजिस्ट को रेफर करेंगे। जी, ये बताएं कि क्या जो कैंसर की इतने रिपोर्टेड केस हमारे यहाँ होते हैं, इनका हेरिडिटी से या हमारे वंश से भी कोई लेना देना है? यानी आपके पिताजी, माताजी या दादाजी या नानाजी में किसी को कैंसर हुआ है, या नानी को या दादी को कैंसर हुआ है, या मां को हुआ है, तो क्या हम में उसकी संभावना बढ़ जाती है? डेफिनेटली द रिस्क ऑफ कैंसर जो है ना, अगर आपका फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर है तो आपको कैंसर मिलने का चांस ज्यादा है। जो ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, जब भी कोई भी फैमिली मेंबर को ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर 50 से कम मिला तो देयर इज वो रिस्क होता है फैमिली में मिलना। तो इसलिए हम कुछ जेनेटिक पैनल्स करते हैं, अब नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग पैनल्स करते हैं। उसमें हमें पता चलता है कि ये जो भी जेनेटिक प्रोफाइल आप पेशेंट का है, वो रिस्क अगर उसका बच्चे को होता है वो पता चलता है। अगर वो रिस्क फैक्टर्स ब्राका जीन बोलते हैं, अगर वो पेशेंट में हो तो उसका जो बेटी है उसको भी टेस्ट कर हम उसका रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं।